तो हमने अभी देखा स्लैब डायनेस्टी, गुलाम वंश। अब नेक्स्ट जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत, वो आते हैं खिलजी डायनेस्टी। कहीं खिलजी मिलेगा, कहीं खलजी मिलेगा। खिलजी डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी। तो ये खिलजी डायनेस्टी, खिलजी कौन था ये, तो इस पर भी देखेंगे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, पर्शियन स्कॉलर, जो कंटेम्पररी स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं, उनमें कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये तो नॉन टर्क्स था, गैर तुर्क। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो मंगोल था, मंगोल चंगेज खान के ही रिलेटिव्स। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, ये तो एक्चुअल में टर्क्स ही है, लेकिन वो टर्क्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन था, बहुत सारे कास्ट भी है, तो एक लोअर टर्क था ये। और आज इसको लेकर सारे स्कॉलर्स में आम सहमति है कि ये जो खिलजी है ये तुर्क ही था और निम्न तुर्क था। बलबन के बाद हमने देखा कि बलबन ने अपने मरने से पहले ही शहजादा मोहम्मद के पुत्र क्या खुसरो को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था, लेकिन बलबन के मरते ही अमीरों ने, दरबारी अमीरों ने क्या खुसरो को नहीं बनाया, कैकुबाद को बना दिया, जो बुगरा खान का बेटा, उसको सुल्तान बनाया। बुगरा खान ने ऑलमोस्ट 3 साल 1287 से लेकर 90 तक रूल किया, लेकिन वो इतना भोग विलास में डूब गया कि फाइनली उसको लकवा मार गया, पैरालाइज्ड हो गया। तो कैकुबाद ने ही जब दरबार में देखा कि अमीर काफ़ी कॉन्सिपरेसी कर रहा है, सुल्तान की बात नहीं मान रहा है, सुल्तान वीक है तो कौन मानेगा, तो इस समय कैकुबाद ने समाना, एक इक्ता था समाना, वहाँ से उसने इक्तदार को बुलाया, समाना के इक्तदार। हमने लास्ट क्लास में देखा था जलालुद्दीन जी को, ये बेसिकली ये समाना का इक्तदार था, जलालुद्दीन खिलजी। इसको बुलाया और फिर जलालुद्दीन खिलजी को ही दीवान आरीज सेनापति का पद दिया, शाइस्ता खान की उपाधि दिया। पहले तो सरे जहांदार अपॉइंट किया था, सरे जहांदार राजा सुल्तान का बॉडीगार्ड का हेड सरे जहांदार। फिर बाद में दीवान आरीज अपॉइंट, शाइस्ता खान भी को ये टाइटल दिया था, किसने, कैकुबाद ने। तो कैकुबाद के रिज्म में ही ये जलालुद्दीन खिलजी दरबार से जुड़ा, उससे पहले ये समाना का एक। जब कैकुबाद बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो गया, शारीरिक रूप से बिल्कुल अपंग हो गया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही कैकुबाद को मार दिया और बलबन के ही एक और सक्सेसर, पौत्र, ग्रैंडसन कैक्यूमस, जो कि सिर्फ 3 साल का था, इसको पोस्ट में बिठा दिया, सुल्तान के पोस्ट में। और एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी ही सारे डिसीजन, कुछ महीने, लगभग 3-4 महीने कैक्यूमस शासन सुल्तान के पोस्ट में रहा। इसी दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सारे विरोधियों को साइड करके कैक्यूमस को भी मार दिया और जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में ही, किलोखरी जिसको कैकुबाद ने सेटअप किया था, बसाया था, डेवलप किया था, उसी किलोखरी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, अपना कॉर्नेशन। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो 1 साल तक वो दिल्ली नहीं गया। उसको डर था कि जिस तरह से हमने थ्रोन को छीना है, जिस तरह से हमने सत्ता को प्राप्त किया है, इस समय हमें कोई भी मदद नहीं करेगा, जनता भी हमें सहयोग नहीं करेगी। और इसी जनता के डर से वो दिल्ली 1 साल तक प्रवेश नहीं किया जलालुद्दीन। तो इस तरह से देखो तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर बन गया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम से यह सुल्तान बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बना तो इस घटना को हमारे हिस्टोरियंस खिलजी रिवोल्यूशन कहता है, खिलजी क्रांति कहता है। खिलजी वंश की स्थापना इतिहास में इस घटना को खिलजी क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये खिलजी क्रांति है ना, क्रांति मतलब आप समझ रहे हो कि रेडिकल चेंजेस। तो देखो क्या ऐसा रेडिकल चेंज हुआ जिसके लिए इस घटना को क्रांति शब्द जोड़ा गया है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी इसके सक्सेसर हम देखेंगे, उसने खिलजी डायनेस्टी को और सल्तनत को काफ़ी मजबूत किया। खिलजी देखो, एक तो सबसे पहले ये कि
जैसे कि हमने अभी देखा जो इल्वरीज था, इल्तुतमिश और उसके जितने सक्सेसर्स, बलवन और उसके सक्सेसर, ये सब कौन था? इल्वरी तुर्क था। मतलब गुलाम वंश में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सब सारे सुल्तान इल्वरी तुर्क था। और इल्वरी तुर्क ये कास्टिस्ट था, जातिवाद बहुत ज्यादा करता। ये अपने आप को उच्च कुल का मानता था, अफरासियब से अपने आप को जोड़ता था। तो मतलब जो गुलाम डायनेस्टी था, इन लोगों ने एक तरह से ये प्रोविजन कर रखा था, एक तरह से ये प्रावधान कर रखा था कि भाई सुल्तान तो सिर्फ उच्च कुल का व्यक्ति ही बन सकता, एलिट क्लास का ही होना चाहिए। लेकिन खिलजी वंश की स्थापना ने यहां बता दिया कि सुल्तान कोई भी बन सकता है, किसी भी क्लास का हो, बस उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें वो शक्ति उसके पास होना चाहिए, पावर होना चाहिए। इसी बेसिस पर इस घटना को खिलजी क्रांति, खिलजी रेवोल्यूशन कहते हैं। और दूसरा, खिलजी डायनेस्टी ने देखें तो गुलाम डायनेस्टी के तुलना में देखें तो खिलजी डायनेस्टी ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, यहां तक कि साउथ में भी विजय अभियान किया और साउथ के राजाओं को कर देने के लिए कंपेल किया। इस बेसिस पर वे इस घटना को खिलजी क्रांति कहते हैं। खिलजी एक गैर तुर्क नहीं है, ये तुर्क ही है, लेकिन ये लो क्लास, अभी एक सर्वहारा प्रोलेटरिएट टर्क्स था, सामान्य तुर्क था, ये एलिट क्लास वाला तुर्क नहीं था। इसलिए जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना, सुल्तान बना, तो इस समय जो तुर्क अमीर था वो सपोर्ट नहीं किया, वो सहयोग नहीं किया, और ना ही उलेमा वर्ग का सपोर्ट मिला और ना ही प्रजा का सपोर्ट मिला। कि किस तरह से ये राजवंश बना, कभी भी देखेंगे हम, जब भी कोई राजवंश, नया राजवंश आता, नया डायनेस्टी आता, तो किसी न किसी ग्रुप का सपोर्ट होता है। लेकिन खिलजी डायनेस्टी में हम देखें तो किसी भी ना अमीर वर्ग, दरबारी नोबल था, उसका सपोर्ट नहीं था, उलेमास का भी सपोर्ट नहीं होगा और प्रजा का भी सपोर्ट नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि 1 साल तक वो जलालुद्दीन खिलजी किलोखरी से ही शासन कर। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर, ये जब शासक बना तो उस समय इसकी एज थी 70 वर्ष, 70 ईयर ओल्ड था। तो किस तरह से ये, तो मतलब ये इतने उम्र में तो एक लिबरल, उदारवादी निरंकुश शासक होगा, एक लिबरल रूलर होगा। तो जलालुद्दीन खिलजी पहला खिलजी डायनेस्टी के रूलर। शुरुआत के 1 वर्ष तक तो इसने किलोखरी से ही शासन किया, और फिर किलोखरी, और फिर 1291 ईस्वी से लेकर आगे तक दिल्ली में फिर से लाल महल जो बलबन ने बनाया, लाल महल, रॉयल कोर्ट। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक बना तो देखो इस समय के लगभग सारे राजपूत राजवंश स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि बलबन ने कभी कोई बहुत बड़ा अभियान किया नहीं, क्योंकि उसको डर था, वो दिल्ली में ही रहता था, वो मंगोलों से ही लड़ता रहा। मंगोल ने देखा बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद बलबन मंगोल अभियान में ही मारा गया। जब खिलजी वंश की स्थापना हुई उस समय हम देखते हैं कि लगभग सारे हिंदू राजवंश वापस स्वतंत्र हो चुका था, और मंगोलों का जो एक सीक्वेंस चल रहा था भारत में आने का, वो भी। तो जलालुद्दीन खिलजी के सामने इस समय 2 तरह के चैलेंजेस था, एक तो मंगोल, और दूसरा कि जो भारतीय राज्य हैं उत्तर भारत में, जिन पर पहले तुर्कों का डोमिनेंसी था, वहाँ वो अब स्वतंत्र। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में देखें तो मंगोल का बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ। सबसे पहले देखते हैं 1291 में एक मंगोल नेता है अब्दुल्ला खान, इसकी लीडरशिप में मंगोल इन्वेजन होता है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी डिफीट कर देता है। 1294 में एक और मंगोल आक्रमण होता है। इसमें आक्रमण हुआ था वो उलुग खान था। उलुग खान तुर्कों से हार गया, तो इस समय जलालुद्दीन खिलजी से वो रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि हमें भारत में ही रहने दो, और जलालुद्दीन खिलजी इनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो कहते हैं कि इस समय उलुग खान और इनके 4000 फॉलोअर्स ने, सिपाहियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसको यहाँ रहने की इजाजत दी। इन्हीं 4000 मुसलमानों को नौ मुसलमान कहा गया, 9 मुसलमान, और इनके लिए दिल्ली के पास ही मंगोलपुरा नामक स्थान में इनको बसाया, जिसे आज मंगोलपुरी के नाम से हम जानते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक बहुत बड़ी घटना कि पहली बार मंगोल, अभी तक तो मंगोल आक्रमण कर रहा था जीतने के लिए, लेकिन अब मंगोल हार जाता है और
भारत में रहने की परमिशन मांगता है, कहता है कि हमें रहने की। जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल भारत में 9 मुसलमान। जलालुद्दीन खिलजी ने ये 2 बड़े मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुआ था, एक तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा उलुग खान के नेतृत्व में। उलुग खान ने तो आत्मसमर्पण ही कर दिया। इसके अलावा देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने राजपूत राज्यों पर भी पुनर्विजय के लिए, जो कि स्वतंत्र हो चुका था, उस पर भी, जैसे कि हम देखें तो इसने 2 बार 1290 और फिर 1291 में 2 बार इसने रणथंभौर का अभियान किया, लेकिन दोनों ही अभियान में वो असफल रहा था। कहते हैं कि रणथंभौर का किला जो था, फोर्ट, बहुत ही अभेद था, तो उसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। तो जलालुद्दीन खिलजी यह कहकर उस किले को बिना जीते वापस आ जाता है कि भाई इस किले को जीतने के लिए हमें मुसलमानों का, है ना, सिर देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हम मानते हैं कि मुसलमानों के एक सिर के एक बाल की कीमत पर ऐसे 10 किले को मैं कुर्बान कर दूं, ये कहता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर विजय इसका असफल रहा था। बाद में इसने दूसरे राज्यों पर भी विजय किया, जैसे मालवा वाले जो छोटे छोटे राज्य थे वहां भी सभी स्वतंत्र हो गया था। तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, मूलतः इसका नाम अली गुरसप है, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का जागीर इख्तियार क्यों दिया? तो कड़ा मानिकपुर क्षेत्र में, कड़ा मानिकपुर का जो इख्तियार था, इसके समय देखिए विद्रोह, कुछ विद्रोह भी हुआ, जैसे मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू ये कौन था? ये कड़ा मानिकपुर का इख्तियार था, इलाहाबाद वाला एरिया। तो इसने रिवोल्ट कर दिया था और खुद से इसने, है ना, सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि लेकर सुल्तान बन गया था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी को ये सुल्तान मानता ही नहीं था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसके विद्रोह, इसके जो रिवोल्ट था, इसको कुचल दिया, और इसके कुचलने में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जगह, इसको तो मार भगाया, इसकी जगह अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का जागीर दिया था, इख्तियार बनाया था, कड़ा मानिकपुर का इख्तियार। इसको बनाया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का इख्तियार था, ये साथ में वो जलालुद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति दीवानी अर्ज बना दिया इसको। और इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर भी आक्रमण किया था। मालवा क्षेत्र में एक छोटा सा डायनेस्टी था भिलसा, उस पर भी आक्रमण किया था 1291 में। इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। कहते हैं कि इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को काफी सारे भिलसा के शासक को, राजपूत शासक को डिफीट किया, और उससे काफी सारे सोना, चांदी, हीरा मिला था, धन बहुत ज्यादा प्राप्त किया था इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू का विद्रोह का दमन किया, मंगोल को परास्त किया, और भिलसा पर भी सफल आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय दक्षिण का भी अभियान का नेतृत्व किया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही हम देखते हैं पहली बार तुर्क ने दिल्ली, दक्षिण के और सैन्य अभियान किया। अभी तक किसी भी सुल्तान ने साउथ एक्सपीडिशन नहीं किया था, लेकिन पहला सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, जिसके समय में दक्षिण अभियान शुरू होता है, और इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी करता है। और पहला अभियान था देवगिरी का 1294 विजय अभियान किया। यहां से भी उसको काफी सारा धन प्राप्त हुआ था। देवगिरी में हिंदू शासक था, दक्षिण भारत का पहला, मतलब उत्तर से जब आप दक्षिण जाएंगे तो पहला राज्य आएगा। देखो इस समय दक्षिण भारत में कई राज्य हैं। यहाँ देवगिरी में यादव डायनेस्टी है, फिर इसके नीचे जाओगे तो होयसला है, होयसल, फिर इधर वारंगल है, और सबसे नीचे है पांड्या। ये 4 स्वतंत्र राज्य हैं इस समय दक्षिण भारत, चारों हिंदू राज्य हैं, और चारों में वही स्थिति है जो उत्तर भारत के राजपूत राज्यों में था। इनमें आपस में अच्छे संबंध नहीं थे, लड़ते रहते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का अभियान किया था। इस अभियान में इस समय यहाँ का राजा यादव डायनेस्टी रामचंद्र परास्त हुआ, फिर काफी सारे सोना चांदी हाथियों में लाद कर लाया। कहते हैं कि इस अभियान से जो भी सोना चांदी लूट कर लाया अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली ना जाकर सीधे कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद पहुंच गया। तो इस समय 2 सफल अभियान, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। एक तो भिलसा, दूसरा एक चंदेरी भी था, और तीसरा ये देवगिरी का अभियान। इन अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। तो इस समय जलालुद्दीन खिलजी को इनके दरबारी सलाह देता है
कि भाई इस तरह से किसी के पास इतना धन इकट्ठा रहना अच्छा नहीं है सुल्तान के लिए, क्योंकि धन है तो विद्रोह भी होगा, जहां धन है वहां विद्रोह होगा। तो जलालुद्दीन खिलजी नहीं मानता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा भतीजा मेरा दामाद है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ही बहुत उदार भी था ये व्यक्ति, 70 साल का। इस समय बहुत से दरबारियों ने जलालुद्दीन खिलजी को सलाह दिया था, भाई हिंदुओं को कन्वर्ट करो, उनको मारो या फिर कन्वर्ट करो। जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं बेबस हूँ, जब काफिरों को अपने ही महल के बाहर से मूर्ति विसर्जन करते, मूर्ति की पूजा करते हुए देखता हूँ, तो मैं बेबस हूँ। मैं चाहता भी, मैं नहीं चाहता ये ऐसा करें, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। उदार टाइप के राजा थे ये जलालुद्दीन खिलजी। तो जब देवगिरी का अभियान हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी धन मिला और वो सीधे कड़ा मानिकपुर चले गए। तो कहते हैं कि इसी समय जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलना चाहता, और अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लग रहा था कि हमसे धन, जो लूट का धन है, उसमें हिस्सा मांगने। तो इस समय दरबारियों ने भी जलालुद्दीन खिलजी को अवगत किया था कि भाई मत जाओ इस तरह से अकेले मिलने। अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया था, गया। जैसे वो मिलने पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर, और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 6 साल तक ही ये सुल्तान रहा। जलालुद्दीन खिलजी इस 6 साल में कोई भी गैर धार्मिक या कुछ ऐसे गलत काम नहीं किया था, सिवाय एक के। एक बहुत बड़े सूफी संत था, सिद्धि मौला। सिद्धि मौला, इसकी इसने हत्या करवाया था। सिद्धि मौला एक सूफी संत था। ये बाबा फरीद, जो बहुत बड़े चिश्ती सूफी संत थे, जिनको फरीद गज शंकर बोलते हैं, शंकर, उसी का ये शिष्य, बाबा फरीद का ही ये शिष्य सिद्धि मौला। तो इस समय सिद्धि मौला ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा था दरबार में, कहते हैं कि उन षड्यंत्रकारियों को सहयोग किया था इसने। इसी बेसिस पर जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दिया था, हाथी से कुचलवा दिया। ये एक काम, गलत काम। तो मलिक छज्जू का विद्रोह, सिद्धि मौला का विद्रोह ही कह सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने एक विभाग भी एस्टैब्लिश किया था, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दीवान ए वक्फ। दीवान ए वक्फ नाम से इसने एक नया डिपार्टमेंट जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो सबसे बदनाम शासक, क्योंकि इस समय अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी पसंद नहीं करता। एक तो बहुत ही क्रूएल था, और दूसरा कि जिस तरह से इसने सत्ता प्राप्त किया वो भी दरबारी तुर्क और खिलजियों दोनों को पसंद नहीं था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे विरोधियों को धन से और शक्ति से कुचल दिया या उनको अपने पक्ष में कर लिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने ये दिखा दिया कि जिसके पास शक्ति है, पावर है, वही सुल्तान बन सकता है, भले ही वो किसी भी क्लेन का हो, किसी भी कुल का हो। ये अलाउद्दीन खिलजी, इसी बेसिस पर खिलजी डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट को खिलजी क्रांति। तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तो हम लोग शॉर्ट में एक पढ़ेंगे। अलाउद्दीन 1296 to 1360, 20 साल तक सुल्तान की को। ओरिजिनल नाम था इसका अली गुरसफ। जलालुद्दीन खिलजी भतीजा था ये, और दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी के साथ ही ये शुरुआत से रहा, फिर जब वो सुल्तान बना तब भी जलालुद्दीन खिलजी के साथ साथ दिया ये अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके सिपाहियों ने, कुछ जो अलाउद्दीन खिलजी के जो विश्वसनीय लोग थे, उन सब ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र किया, उसको मारा। और कहते हैं मारने के बाद तुरंत जब जलालुद्दीन खिलजी के सिर से खून टपक ही रहा था, कटे हुए सिर से, उसी समय कहते हैं कि उनके जो सिपाही थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सब ने शाही चंदोबा जो मुकुट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिक। इसमें जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके बारे में जियाउद्दीन बर्नी, ये काफ़ी कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो
जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, सॉरी तारीख ए जहांदारी, तारीख ए जहांदारी। और दूसरा सोर्स है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में, खजाइन उल फतह, इन दो पुस्तकों से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। और थोड़े बहुत इब्न बतूता की रहला से भी, रहला इब्न बतूता बाद में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी कुछ जानकारी हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देता है। तो मुख्य रूप से जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है वो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख जहांदारी, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतह और इब्न बतूता की बुक है रहला, जो उसकी ट्रैवल अकाउंट है इब्न बतूता। तो इसमें जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की और फिर इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी को सहयोग किया था उसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि ऐसा पाप जो इन लोगों ने किया उसका सजा इन सबको मिला, सबको मिला। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी को बाद में मिला, मतलब थोड़े समय के बाद मिला, लेकिन बाकी सभी जो अलाउद्दीन खिलजी के सहयोगी थे उन सब को, कोई पागल हो गए, किसी को उसी के रिश्तेदार ने मार दिया, इस तरह से कई लोग मारे गए कुछ ही समय बाद, मतलब उनको सजा मिली, ईश्वर ने सजा दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। इसने किलो खरीद कड़ा मानिकपुर से निकला और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में लाल महल जो बलबन का रॉयल पैलेस था, उसी लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक किया, कॉर्निशन लाल महल दिल्ली में, बलबन ने किसको कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और इसको 4 बड़े सहयोगियों का, 4 बड़े सेनापति थे उसका भी सहयोग मिला था। जैसे देखें इनके 4 सेनापति, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान और अकत खान, इन सब का अलाउद्दीन खिलजी को भरपूर सहयोग मिला था। अकत नहीं, अलप खान, अकत खान ने तो विद्रोह किया था, अलप खान। अलाउद्दीन खिलजी इन चारों के लिए कहता है कि जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद के साथी अबू बकर, 4 साथी और सहयोगी थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, वैसे ही मेरे ये 4 साथी, 4 सेनापति हैं, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान और अलप खान। ये 4 योद्धा था अलाउद्दीन खिलजी। और शुरुआती जितने भी अभियान हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो इन्हीं चारों के नेतृत्व में हुआ था। फिर बाद में 1307 ईस्वी के बाद देखते हैं कि इन चारों की जगह, इन चारों की मौत हो चुकी होती है, आता है मलिक काफूर। फिर मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा सेनापति सहयोगी बनता है, मलिक नायब मलिक काफूर। देखिएगा शुरुआत के वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी को इन चारों योद्धाओं ने मदद की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसके समय में सर्वाधिक और जबरदस्त वाला मंगोल अभियान हुआ था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण और खतरनाक वाले आक्रमण को इसी ने फेस किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने फेस किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इन मंगोल आक्रमणकारियों को इस तरह से कुचल दिया कि फिर मंगोल आक्रमण समाप्त हो गया, फिर मंगोल कभी इन्वेडर आया ही नहीं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इस तरह से सप्रेस किया कि फिर मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमणकारी नेता था कुतलुग ख्वाजा ने जब आक्रमण किया तो यह आक्रमण इतना खतरनाक था कि इसका सेनापति एक योद्धा जफर खान इनको रोकते हुए मारा गया था। तो याद रखना है, जफर खान मंगोलों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। कुतलुग ख्वाजा के लीडरशिप में यह मंगोल इन्वेजन हुआ था 1299 में। कई मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसमें एक तो जो 1203 का जो 1303 ईस्वी का जो मंगोल आक्रमण था तारदी खान के नेतृत्व में, वो तो बहुत ही खतरनाक था, दिल्ली तक पहुंच गया था, दिल्ली के आसपास के एरिया को भी लूटपाट किया। लेकिन बाद में 1306 और 7 के बाद मंगोल आक्रमण
बिल्कुल शिथिल पड़ गया, क्योंकि मंगोल बार बार प्रयास करता रहा और अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करता रहा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिर मंगोल आक्रमण नहीं होता। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण को इसने सप्रेस किया। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते ही इसने अपना 2 उद्देश्य घोषित किया था। पहला उद्देश्य था, 2 उद्देश्य क्या? पहला ये था कि विश्व विजय करना, है ना। जिस तरह से सिकंदर ने वर्ल्ड विक्ट्री किया था, उसी तरह से हमें विश्व विजय करना है। और इसके लिए इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी, अपने सिक्कों में इसने सिकंदर ए सानी खुदवाया था, मतलब ये टाइटल लिया, जस्ट लाइक अलेक्जेंडर, सिकंदर के जैसा महान, सिकंदर जैसा, सिकंदर ए सानी का टाइटल। और दूसरा लक्ष्य, दूसरा जो उद्देश्य था उसका, वो था एक नए धर्म की स्थापना। ये 2 लक्ष्य डिक्लेयर कर दिया शासक बनते ही सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही अच्छा मित्र और दिल्ली का कोतवाल था काजी अलाउल मुल्क। ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था, अलाउल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल था। इसने इन दोनों उद्देश्यों पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक क्वेश्चन मार्क रखा। भाई, तुम्हारे ये जो उद्देश्य हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अभी राइट टाइम है इसके लिए आप एफर्ट लगाओ? विश्व विजय, विश्व विजय तभी करोगे ना जब भारत विजय करोगे आप। अभी तो भारत में ही देखो तो बहुत सारे जो हमने तुर्कों ने जो जीता था राजपूत राज्य, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया है। पहले उनको जीतो, फिर विश्व विजय करना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो उसका प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, पहले भारत जीतेंगे, मतलब इसकी सलाह को मान लिया। फिर दूसरा जो था कि एक नए धर्म की स्थापना, इस पर भी अलाउल मुल्क ने खिलजी को सलाह दिया कि भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ मुट्ठी भर इस्लामिक फॉलोवर्स हैं, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, पहले उनको कन्वर्ट करो आप, फिर आप नए धर्म की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की सलाह को मान लिया और इसको भी उस समय पोस्टपोन। तो अब ये कि विजयी करना है, लेकिन विजयी कैसे करेंगे जब इनके खिलाफ ही चारों तरफ विद्रोह हो रहा है। इनको, अलाउद्दीन खिलजी को शुरुआती वर्षों में काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह तो इसका भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा अकत खान ने ही विद्रोह कर दिया था। फिर 9 मुसलमान जो थे उसमें से 2 नेता था, मोहम्मद शाह और रहबत, इन दोनों ने विद्रोह किया था। फिर एक सूफी संत था हाजी मौला, हाजी मौला का विद्रोह। इसके अलावा तुर्क मलिक उमर, मंगू खान, इन सब ने भी विद्रोह किया था। मलिक उमर, मंगू खान, इन सब। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी सारे रिवोल्ट्स भी हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखते हैं काफ़ी सारे विद्रोह हुआ, जैसे भतीजा अकत खान, इसने तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर एक्सपीडिशन किया था तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का, उसका भतीजा ने अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक किया था और मरते मरते बचा था अलाउद्दीन खिलजी। फिर ये 9 मुसलमान, इनमें से भी कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया था जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान ने जब गुजरात एक्सपीडिशन किया था, वहाँ से धन लूट कर लाया था। उस धन के लूट के शेयर को लेकर कुछ 9 मुसलमान जो मंगोल थे, उन लोगों ने, जैसे मोहम्मद शाह और केहब, मोहम्मद शाह और केहब, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। तो ये भी विद्रोह हुआ था। हाजी मौला, मलिक उमर, मलिक मंगू खान, इन सब ने भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रिवोल्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारे विद्रोहों को कुचल तो दिया, अपने भतीजे अकत खान को मार दिया। फिर बाद में ये 9 मुसलमान जो देखेंगे अभी रणथंबोर अभियान में, इस तरह से इन 9 मुसलमानों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारने के लिए पीछा किया तो ये दोनों रणथंबोर के शासक हमीर देव के यहाँ शरण लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में काफ़ी सारे विद्रोह हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पता कराया कि ये विद्रोह क्यों होता है, क्यों दरबारी या उनके रिश्तेदार विद्रोह करते। तो उसने पता किया तो पता चला कि भाई ये विद्रोह जो होता है ये सिर्फ इनकी महत्वाकांक्षा, ये आपस में मिलते हैं, फिर धन, फिर शराब नशा करते हैं। तो इसने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए क्या किया, एक
है ना, आदेश जारी किया, 4 आदेश, है ना, भाई आगे ऐसा विद्रोह ना हो इसके लिए इसने 4 आदेश जारी किया था। क्या? पहला ये था कि जो भी भूमि और धर्म के नाम पर या किसी और के नाम पर जो अमीरों को जो भी दान दिया गया, मतलब जो प्रिविलेज दिया गया है स्पेशल, वो सब प्रिविलेज वापस लिया जाए। मतलब सारे सुविधाएं, सारे विशेषाधिकार को वापस लो, है ना, मतलब इनको बिल्कुल इकोनॉमिकली, मतलब जैसे कि शासक सुल्तान इनको बहुत सारे मुफ्त में जमीन देते थे, इनको बहुत सारी सुविधाएं देते थे, वो सारी इनसे ले लिया गया। जब आपको जो भी अभी तक इनाम वगैरह मिला है वो सब वापस, जो भी रिवॉर्ड मिला है। दूसरा कि इनके ये आपस में मिलते जुलते हैं और फिर गॉसिप करते हैं, विवाह करते हैं आपस में, और फिर इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है कि हम भी सुल्तान बन सकते। तो इनके जो समारोह वगैरह है, शादी समारोह, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी तरह का आपस में मेल जोल, पार्टी साटी, मैरिज नहीं कर सकते। अगर शादी करनी हो अमीरों को एक दूसरे के साथ तो हमसे परमिशन लेना होगा, तभी आप शादी कर सकते हो। तीसरा कहा कि भाई आप लोग शराब पीकर बहक जाते हो और फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो इस चीज़ को फिर हवा देते हैं और फिर इस तरह से षड्यंत्र और फिर साजिश और फिर सुल्तान की पोस्ट खतरे में पड़ जाता है। तो अब सभी तरह के, है ना, नशा पर प्रतिबंध, मद निषेध, कि किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते। और चौथा कि भाई हमें पता होना चाहिए, सुल्तान को पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। तो गुप्तचर व्यवस्था, स्पाई जो सिस्टम था, मैं देखा था बलबन ने गुप्तचर विभाग बनाया था, दीवाने बरीद, उसमें इसने क्या किया, 2 नए गुप्तचर को, 2 नए स्पाई को इसने अपॉइंट किया था, बरीद और मुनिहान। ये 4 आदेश इसने कि जो भी संपत्ति वगैरह है अमीरों को जो दिया गया है, दान, संपत्ति या धार्मिक दान जो भी दिया गया वो सब वापस लिया जाए। अब शादी समारोह पर सभी तरह के प्रतिबंध लगेगा। अब कोई भी किसी तरह का वैवाहिक संबंध वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, अगर करना है तो हमसे परमिशन लेना होगा। तीसरा कि मद निषेध राज्य में, और चौथा था गुप्तचर अधिकारी, है ना, बरीद और मुनिहान नाम का 2 नए गुप्तचर। ये 4 आदेश से क्या हुआ कि आगे फिर विद्रोह नहीं हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखते हैं काफी अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों को फाइनल सॉल्यूशन निकाला, भाई क्या कारण, इसका रूट कॉज क्या है, विद्रोह क्यों होता है, पता किया और उसका उपाय निकाला। यही 4 आदेश। सभी तरह के धार्मिक दान वापस ले लिया गया, सभी तरह के समारोह, शादी समारोह, सब पर प्रतिबंध लगाया, मद निषेध, और बरीद और मुनिहान नाम का 2 नए गुप्तचर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। उत्तर भारत के सभी राज्यों को इसने जीता, राजपूत राज्यों, और साथ में देखते हैं दक्षिण का भी अभियान। तो इनके जो विजय अभियान है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला जो विजय अभियान है भारत में, मंगोल को तो उधर सप्रेस किया। पहला विजय अभियान 1299 इसके अगेंस्ट में था, तो गुजरात अभी देखो, गुजरात जैसे कि हमने राजपूत काल में देखा था, गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोलंकी डायनेस्टी का ही अंतिम शासक भीमद्वितीय को परास्त किया था। फिर बाद में भीमद्वितीय जब कमजोर हुआ तो उसी के सामंत ने एक नया डायनेस्टी बनाया था, बघेल डायनेस्टी। तो इस समय गुजरात में बघेल डायनेस्टी था, बघेल वंश, और इस वंश का राजा था इस समय रायकर्ण। गुजरात देखो, गुजरात विक्ट्री, गुजरात एक्सपीडिशन, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का जो आर्थिक महत्व है उसको समझता था कि गुजरात को अगर जीत लिया तो सारे व्यापार वाणिज्य हमारे कंट्रोल में होगा, इससे हमारे समृद्धि आएगी। तो इसी उद्देश्य से उसने गुजरात अभियान किया था, और इस अभियान को लीड किया था इस समय अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति, नुसरत खान और उलुग खान। इन दोनों ने इस अभियान को लीड किया गुजरात। इसके विरुद्ध बघेल डायनेस्टी, रायकर्ण। जब गुजरात पर खिलजियों का आक्रमण हुआ तो इस समय गुजरात की शासक रायकर्ण और कर्ण बघेल ये किसी तरह से अपने और अपनी पुत्री को लेकर वहां से निकल पा, गुजरात से निकल पा,
और बाकी क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया, चल गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कर्ण बघेल भाग गया जैसे तैसे अपनी बेटी को लेकर, देवल देवी, और इसकी पत्नी थी कोमल देवी। कोमल देवी को नहीं ले जा पाया बेचारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान उलुग खान, इसने कोमल देवी को पकड़ लिया और गुजरात पे लूटपाट किया। गुजरात पर खिलजियों का अधिकार हो गया। कहते हैं कि इसी अभियान में नुसरत खान इसको एक हिजड़ा मिला था। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, 1000 दिनार, इसलिए इसको 1000 है ना। वही हिजड़ा बाद में बन गया कौन? मलिक काफूर। यूनक मिला था मलिक काफूर, 1000 दिनारी के नाम से, 1000 दिनारी इसको नुसरत खान ने ये अपने सुल्तान को गिफ्ट। तो गुजरात अभियान हुआ था। इस अभियान में कोमल देवी और मलिक काफूर को एज ए उपहार नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी कोमल देवी से विवाह भी, और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी बहुत पसंद आया ये, तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रख लिया। फिर बाद में देखेंगे दक्षिण, जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण अभियान होता है, उन सारे अभियानों का नेतृत्व यही मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर इंटरटेन के लिए इसको खरीद कर लाया था सुल्तान के लिए, वो अलाउद्दीन खिलजी का नायब बन जाता, नायब ममालिकात। देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बाद में से अपना नायब ममालिकात। तो गुजरात अभियान सक्सेस रहा। इसी अभियान के में जो धन लूट कर ले जा रहा था खिलजी की सेना, तो कहते हैं कि इसी समय 9 मुसलमान थे, मंगोल, मोहम्मद शाह और केहब, इन दोनों ने धन की लूट का जो हिस्सा था उस पर वाद विवाद शुरू हुआ, और फिर उन दोनों ने फिर जब अलाउद्दीन खिलजी उसको पकड़ने के लिए अपना सेना भेजा, तो वो दोनों भागता हुआ रणथंभौर के राजा के पास शरण लिया, और वही ये रणथंभौर के राजा हमीर देव ने उनको शरण दे दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उससे दोनों की मांग की कि भाई ये दोनों हमें दो, सौंप दो, ये हमारे खिलाफ विद्रोह किया है, तो हमीर देव ने, यही वजह बन गया अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर उन मंगोलों को शरण देना, हमीर देव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। पहला जो उसका विक्ट्री था वो गुजरात विक्ट्री। इसी वर्ष 1299 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर अभियान किया, जैसलमेर राज्य के। इस समय जैसलमेर में राव दूदा यहाँ का राजा था। यहाँ भी आर्थिक महत्व की कारण था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, मेन रीजन जैसलमेर पर आक्रमण। देखो जैसलमेर एक व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। इस समय जो हमारे पश्चिम देशों के साथ जो व्यापार हो रहा था, घोड़े का जो इंपोर्ट करते थे, कहते हैं कि इस समय कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आरोप लगाया राव दूदा पर कि हमारे घोड़े तुमने चुरा लिए हैं, ठीक है, वो घोड़े हमें वापस कर। तो जब राव दूदा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण। कहते हैं कि इसी आक्रमण में अर्ध साका हुआ था। अर्ध साका मतलब रानियां, यहाँ राव दूदा की जो रानियां थी, उन्होंने जोहर कर लिया। तो जैसलमेर पर आक्रमण। अगला आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था रणथंभौर। इस समय रणथंभौर में चौहान राजवंश है, और चौहान शासक में इस समय सबसे शक्तिशाली हमीर देव। देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा विक्ट्री था वो रणथंभौर, और रणथंभौर को जब वो शक्ति से नहीं जीत पाया, तो छल कपट का भी सहारा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर का उद्देश्य क्या था? रणथंभौर, देखो रणथंभौर जो किला था, फोर्ट, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था, क्योंकि माना जाता था कि अगर रणथंभौर किले को आपने अगर फतेह कर लिया, आपके नियंत्रण में है, दैट मीन्स आप पूरे राजपूताना पर रूल कर सकते हो। तो ये तो मेन पर्पस था रणथंभौर को जीतने का अलाउद्दीन का। लेकिन जो लड़ाई हुई, जो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या था? देखो तात्कालिक कारण, जैसे कि मैंने बताया कि जब तुर्क गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उस समय आक्रमण से जो धन लूट कर लौट रहा था, तो उस समय कुछ मंगोल जो 9 मुसलमान थे,
उन लोगों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया था धन के बंटवारे को लेकर। तो इसी में दो मंगोल था, एक तो मोहम्मद शाह और दूसरा था केहब। इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी से, जब अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब इसके पीछे सेना भेजा तो ये दोनों भागकर इसी के कोर्ट में हमीर देव, चौहान शासक हमीर देव के दरबार में जाकर शरण मांगता है और हमीर देव इन दोनों को ही शरण दे देता है। अगर हमीर देव इनको शरण नहीं दिया होता तो फिर कोई और वजह होता, लेकिन आक्रमण तो होता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। वो चाहता था संपूर्ण राजपूताना पर नियंत्रण, उसके लिए बिना रणथंभौर किले को जीते बिना ऐसा संभव नहीं था। तो उसको कारण मिल गया कि भाई दो हमारे भगोड़े, हमारे विद्रोही सैनिक आपके यहाँ शरणागत हैं, आपने इनको शरण दिया है, तो वो दोनों सैनिक, वो दोनों मंगोल विद्रोहियों को मेरे हवाले करो। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत के माध्यम से भिजवाया। किसको? हमीर देव। हमीर देव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि देखो, शरणागत हमारा राज्य धर्म, हम कोई भी शरण में हम मेरे यहाँ आया हुआ है और हमने उनको शरण दे दिया है तो हम वापस नहीं कर सकते, भले इसके लिए हमें अपना राज्य ही क्यों ना खोना पड़े। तो मतलब हमीर देव ने मना कर, बहुत हटी टाइप की राजा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया। इस अभियान का नेतृत्व प्रारंभ में नुसरत खान ने किया। नुसरत खान इस किले को फतेह करने के प्रयास में मारा गया, इसी हम रणथंभौर अभियान में ही मारा गया। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय सेनापति नुसरत खान मारा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद इस अभियान का बाद में नेतृत्व किया। इसी रणथंभौर किले को विजित करने के दौरान कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा अकद खान ने अलाउद्दीन खिलजी पर जानलेवा हमला किया और अकद खान को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो मर गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बच गया और फिर बाद में अकद खान को भी मार दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर अभियान में भी बाल बाल बचा था। कहते हैं कि यह जो किला था, रणथंभौर का किला, बहुत ही अभेद था, तो इसको वो भेद ही नहीं पा रहे थे। इसी युद्ध के दौरान देखते हैं दोनों पक्षों की तरफ से एक आर्म्स का, हथियार का, युद्ध टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा। इधर से पत्थर फेंका जा रहा था किले को तोड़ने के लिए, काफी तरह की चीजें इस समय हम देखते हैं, उच्च कोटि का अस्त्र का इस्तेमाल। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी इस किले को भेदना नहीं पाया। तो अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया। कहते हैं कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के पास शांति वार्ता के लिए ऑफर भेजा, भाई हम अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जो भी विवाद है आओ बैठकर समाधान करते हैं। तो कहते हैं कि जब हमीर देव के पास ये सूचना गया तो हमीर देव ने अपने मंत्री, है ना, रणमल और रतिपाल को भेजा था, जाओ हमारी तरफ से आप वार्ता करो। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को लालच देकर अपने साइड कर ली, कहा कि भाई हम तुम्हें रणथंभौर का राजा बनाएंगे, आप हमें मदद करो इस तरह से किले के अंदर। तो इस रणमल और रतिपाल की गद्दारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी अंततः सफल हुआ उस किले को भेदने में। उस किले का गुप्त रास्ता की जानकारी मिल गई और कहते हैं कि उस रास्ते से अनाज जा रहा था, उस अनाज में गोमांस और कहते हैं क्या क्या भेज मिलाकर, जिससे वहां दिक्कत हो गई, किले से बाहर आना। कि इस समय हमीर देव केसरिया बांधकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा और इनकी रानी रंगा देवी ने बहुत सारे दासियों के साथ जौहर कर ली। यह राजस्थान में जौहर का पहला 1300 रंगा देवी ने जौहर। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान एक और घटना घटी थी कि हमीर देव की एक बेटी थी, देवल देवी राजकुमारी। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के बीच में एक ऑफर भी दिया था। ऐसा कहते हैं कि हमीर देव को एक ऑफर दिया था, अगर तुम अपनी बेटी की ब्याह अगर मेरे से कर देते हो तो हम तुमसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो हमीर देव ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ अपनी
जब इनकी पुत्री को, हमीर देव की पुत्री देवल देवी को जब ये पता चला कि हम मेरे वजह से ये लड़ाई चल रही है, तो इस समय देवल देवी ने जल जोहर किया था। जल जोहर, पास में एक तालाब था, पद्मनाभ नाम का तालाब, इस तालाब में जाकर वो डूब गई और जल जोहर हुआ था। ने किया था हमीर देव की पुत्री देवल देवी। रणथंभौर, फाइनली अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को जीत लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर किले में प्रवेश कर रहा था, तो इसी समय मोहम्मद शाह जो मंगोल बागी था, विद्रोही, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा इलाज अगर मैं सही सही करवा दूं, बढ़िया करवा दूं, तो क्या तुम मेरे लिए वफादार रहोगे? उस मोहम्मद शाह ने भी अलाउद्दीन खिलजी को जो जवाब दिया, कहता है कि मेरा अगर इलाज हो गया, मैं सही हो गया, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और हमीर देव के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाऊं, मैं नहीं बैठूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को भी मार। फिर वो रंधमल और रतिपाल, अब उसको अवार्ड लेना था, पुरस्कार लेना था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, भाई हमें भाई तो अब रणथंभौर का राजपाट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तुम्हें क्या क्यों दूं, तुम तो अपने राजा के लिए वफादार नहीं रहे, तो मेरे लिए कल क्या वफादार रहोगे? तो रंधमल रतिपाल को भी इस तरह से रणथंभौर विजय अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, अगला विजय अभियान था रणथंभौर के बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ में इस समय शासक रावल था, ये अंतिम रावल शासक। जैसे कि हम जानते हैं मेवाड़ में पहले रावल शाखा ने शासन, फिर सिसोदिया, राणा, तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक मेवाड़ रावल रतन सिंह इसी समय मेवाड़ का राजा बना था। और चित्तौड़ का किला, ये भी सामरिक स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि चित्तौड़ के किले को जीते बिना हम गुजरात और मालवा पर अपना नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए चित्तौड़ विजय अनिवार्य। और चित्तौड़ का किला भी सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये भी उसको जीतना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। और अमीर खुसरो, जो पुस्तक है अमीर खुसरो भी इस अभियान में साथ में था। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो जिसने खजाइनुल फुतूह लिखा है, खजाइनुल फुतूह में अमीर अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है उन पर फोकस है ये पुस्तक खजाइनुल फुतूह। और खुद अमीर खुसरो भी इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो इस चित्तौड़ अभियान, कहते हैं कि इस पर बहुत सारी कहानियां भी है, और ये कहानियां कहता कौन है? तो इस पर देखो दो तरह की, एक है ना पद्मावत नाम से एक पुस्तक है, पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यह पुस्तक कब की है? तो यह पुस्तक लिखी गई है शेरशाह सूरी के रिजम में, लगभग 1540 के आसपास यह पुस्तक लिखी गई। लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, एक बहुत बड़े सूफी साहित्यकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी लिटरेरियन है। और दूसरा जो सोर्स है वो है खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो खुद इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। तो आप किस पुस्तक पर ज्यादा बिलीव कर सकते हो? ये तो उस घटना के लगभग 140 साल बाद लिखा गया है, और ये उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी था इसके लेखक अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस घटना से संबंधित जो भी बातें हैं उस पर देखो। चित्तौड़ अभियान, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, इसमें तो बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कि भाई रानी पद्मिनी सिंघल देश की राजकुमारी थी, फिर रतन सिंह को हीरामन नाम का एक तोता ने बताया कि भाई और सिंघल देश की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है। फिर रतन सिंह उस राजकुमारी को देखने के लिए सिंघल देश गया, 12 साल तक वो भटकता रहा, तब जाकर राजकुमारी का दर्शन हुआ। फिर रतन सिंह अपने घर आए, अपने पापा को कहा कि भाई हमें उसी राजकुमारी से ब्याह करना है। फिर उस राजकुमारी का ब्याह हुआ, फिर राजकुमारी अपने साथ गोरा और बादल को लेकर आया। तो ऐसी बातें पद्मावत में लिखी गई, और इसमें रानी पद्मिनी की काफ़ी प्रशंसा किया गया, सुंदरता के साहित्यकार हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो
और इसी समय वो राणा रतन सिंह के दरबार में एक राघव नाम का व्यक्ति रहता था जो रानी पद्मिनी पर बुरी नज़र रखता था। फिर जब रतन सिंह को पता चला तो रतन सिंह ने राघव को राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और उसने अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और उत्तेजित किया कि भाई रानी पद्मिनी तो बहुत ही खूबसूरत है, वो तो आपकी रानी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा। फिर अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा कि चलो भाई इतनी तारीफ हो रही है तो एक बार देखने आए। फिर हाँ, अलाउद्दीन खिलजी यूँ देखने के लिए आया बहाने से कि जा रहा हूँ, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के यहाँ राजकीय अतिथि रतन सिंह ने उसे पास के महल में रुकवाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखना चाहता था। फिर वो ऐसे देखा अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को, जहाँ वो नहा रही थी उसका इम्प्रेशन जा रहा था एक मिरर में, ऊपर आईना था, आईना का फिर इम्प्रेशन पानी में आ रहा था जहाँ अलाउद्दीन खिलजी रुका हुआ था। फिर उस पानी में देखा अलाउद्दीन खिलजी ने। ये एक कवि है, साहित्यकार है उसकी। तो जायसी कहता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, क्योंकि रानी पद्मिनी से वो बहुत प्रभावित था, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो साहित्यकार, ये भी एक साहित्यकार है, लेकिन इसकी जो विवरण उसमें ऐतिहासिक जानकारियां ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये साहित्यकार ज्यादा है, इतिहासकार नहीं है आमिर खुसरो, ये भी एक साहित्य, लेकिन इनकी घटनाओं से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और ये प्रत्यक्षदर्शी ये कहता है कि नो डाउट रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना नहीं था। मतलब अमीर खुसरो रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई कनेक्शन नहीं देता है हमें। हालांकि यह भी तारीफ करता है रानी पद्मिनी खूबसूरत है, और यह भी तारीफ करता है, और यह कहता है कि रानी पद्मिनी की खूबसूरत से अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित था और उसको पाना चाहता था, ऐसा ये कहता है, जबकि अमीर खुसरो ऐसा नहीं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो चित्तौड़ का किला इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि गुजरात और मालवा पर इसके बिना नियंत्रण नहीं हो सकता था, और दूसरा चित्तौड़ का किला सामरिक भी बहुत ही, इसलिए भी चित्तौड़ को जीत। तो रतन सिंह के विरुद्ध अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कहते हैं कि इस अभियान में भी, है ना, इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद इस आक्रमण का, इस अभियान का नेतृत्व किया था, और इसमें भी काफी संघर्ष के पश्चात ही, मतलब आसानी से इस किले पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। यहाँ भी रणथंभौर के जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, तब जाकर तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो कहता है कि इस आक्रमण के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किले पर फतह नहीं कर पा रहा था, तो फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्से में आकर इसने काफी सारे हिंदुओं के, निर्दोष हिंदुओं के कत्ल का आदेश जारी करवा दिया था। बहुत सारे निर्दोष प्रजा पर हत्या का आरोप ये लगाता है अमीर। अंत जब दोनों के बीच युद्ध होता है, कहते हैं कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए प्रकार के अस्त्र मंजनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक साथ बहुत सारे पत्थर किले के अंदर फेंक सकते। तो अंततः जब देखा कि भाई रतन सिंह और उसके सिपाही को लगा कि अब तो किले को भेज देंगे, तो इस समय रतन सिंह और उसके सिपाही केसरिया बांधकर कूद पड़े युद्धभूमि में, और इनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के साथ अग्निकुंड में जौहर कर, ये मेवाड़ में पहला जौहर माना 1300। रानी पद्मिनी 1300, रतन सिंह भी मारा गया और रानी पद्मिनी, और इस तरह से चित्तौड़ को जीते। हालांकि इसमें कहानियां और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कहते हैं कि राजा इसमें ना मलिक मोहम्मद की रानी को देखने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी को पसंद आ गया, दिख गया वो पानी में, तो रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर लिया। फिर रानी पद्मिनी ने बहुत ही चालाकी से यहाँ बादल को भेजा, जाओ
और अलाउद्दीन खिलजी को संदेश दो कि भाई हम आना चाहते हैं, मतलब हम तैयार हैं आपसे, लेकिन शर्त यह है कि रानी अकेले नहीं आएगी, उसके साथ बहुत सारी दासियां आएगी पालकी में बैठकर। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, आने दो। पालकियों में ही था, उन पालकियों में रानी की दासियां नहीं थी, बल्कि चित्तौड़ के सैनिक थे। फिर सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी मार भगाया। रतन सिंह जो उसके कैद में था उसको उड़ा लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी को भागना पड़ा। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। ये पुस्तक 1540 ईस्वी में लिखा था बाद में, और ये प्रत्यक्षदर्शी था। ये कहीं नहीं कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आकर, ऑल्दो ये कहता है कि रानी पद्मिनी तो फाइनली रतन सिंह परास्त हुआ और शहीद हो गया। उनकी रानी पद्मिनी जौहर कर लिया 1303 में। ये मेवाड़ का पहला जौहर और राजस्थान में दूसरा जौहर। ऐसे देखा जाए तो जौहर का जो प्रथा है तुर्कों के आने से पहले से ही था हमारे देश। ऐसा नहीं कि तुर्क आया तभी हमारे यहाँ जौहर की, हम देखें तो कल्हन की जो राजतरंगिणी है उसमें हमें राजा हर्ष के समय, जब कश्मीर का राजा हर्ष था उसके समय में भी हम देखते हैं जौहर हुआ था, जब वहाँ कोई तुर्क आक्रमण। तो जौहर शायद पहले से कल्हन की राजतरंगिणी, और हर्ष का जो समय काल है वो 10वीं 11वीं शताब्दी का, ये तुर्क आए हैं 1200 के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया और चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ को जीतने के पश्चात चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का अपने पुत्र के नाम, चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या बदल दिया? खिजराबाद कर दिया। और अपने पुत्र खिज्र खान को, जो इसका पुत्र था खिज्र खान, जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया, उसी को यहाँ का किला सौंप दिया, खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान, खिज्र खान। लेकिन ये खिज्र खान भी यहाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो राजपूत सरदार थे वो काफ़ी परेशान करता था और यहाँ का क्लाइमेट भी उसको समझ नहीं आया। फाइनली इसने भी चित्तौड़ छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के सोनगरा चौहान को चित्तौड़ कहा कि तुम चित्तौड़ को संभालो। मालवा के शासक सोनगरा चौहान को दे दी कि तुम हमारे बिहाफ में चित्तौड़ किले को पर नियंत्रण रखोगे। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान, इस अभियान का नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया और अमीर खुसरो भी इस अभियान में अलाउद्दीन का। नेक्स्ट चित्तौड़ के बाद उसका नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का अभियान था मालवा 1505 में। इस समय मालवा के राजा था महलक देव, चौहान राजा था महलक देव, और इसका प्रधानमंत्री था, इसका प्रधानमंत्री भी था ना, बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति भी था, ओका। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर भी आक्रमण किया था, मालवा पर। ओका प्रधानमंत्री था, महलक देव का सेनापति। इस मालवा अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति था, आइन उल मुल्क नाम का सेनापति ने मालवा पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व। और मालवा के शासक महलक देव भी परास्त हो गया और इस तरह से मालवा भी जीत। नेक्स्ट सिवाना 1500 नहीं है, 1308 सिवाना। यहाँ का शासक शीतल देव। इस आक्रमण का नेतृत्व किया था खिलजी सेनापति था कमलुद्दीन गर्ग ने इसको लीड किया था। शीतल देव भी इस आक्रमण में परास्त हुआ और इस तरह से सिवाना को भी विलय कर लिया। सिवाना को जीतने के बाद सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया, खैराबाद सिवाना। और सबसे अंतिम जो उत्तर भारत का अभियान था वो था जालोर विजय 1311 ईस्वी में। जालोर, यहाँ का शासक कान्हड़ देव, जिसके बारे में हमें जानकारी कान्हड़ देव प्रबंध से मिलता है।
पद्मनाभ जिसके लेखक हैं कान्हड़ देव। कहते हैं कि यहाँ भी कुछ इस तरह की स्टोरी है कि जालोर का शासक कान्हड़ देव का भाई था वीरम देव। वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ प्रेम संबंध था और वीरम देव ने फिरोजा से ब्याह करने से मना कर दिया था, ऐसा है। मतलब वीरम देव ने फिरोजा को डिच कर दिया, तो फिरोजा हो गई नाराज। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव से बदला लेने के लिए भाई अपने भाई को कैसे दे देंगे, तो कान्हड़ देव ने कहा कि जाओ युद्ध करो। युद्ध हुआ दोनों में। युद्ध का भी नेतृत्व खिलजी सेनापति था कमलुद्दीन गर्ग। ध्यान रखना, सिवाना और जालोर इन दोनों का नेतृत्व दिल्ली सल्तनत के सेनापति था कमलुद्दीन गर्ग। आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस। तो कान्हड़ देव इस युद्ध में परास्त हो गया। यहाँ भी कहते हैं रानियों ने जोहर कर लिया और वीरम देव का कटा सर फिरोजा के सामने ले जाया गया था। तो जालोर भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत। मालवा, भंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालोर, तो इस समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। कश्मीर, असम, इन सब को छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी। अब उत्तर भारत को जीतने के बाद अब भविष्य की दक्षिण की तरफ भी विजय अभियान करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर भी विजय प्राप्त किया और ऐसा करने वाला ये सल्तनत का पहला सुल्तान था। जैसे कि मैंने बताया दक्षिण भारत में इस समय पहला देवगिरी, यहाँ यादव डायनेस्टी, और इस समय यहाँ का राजा था रामचंद्र। तो दक्षिण भारत का जो अभियान है, इस अभियान का नेतृत्व, दक्षिण की जितने भी अभियान हुआ उसका नेतृत्व वही अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय हिजड़ा मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर पहला अभियान 1307 में अलाउद्दीन खिलजी के शासन। ऐसे तो जलालुद्दीन खिलजी के समय देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान कर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने। सबसे पहले इसको परास्त किया रामचंद्र देव को, राजा रामचंद्र को। रामचंद्र को परास्त करने के बाद इनसे काफी धन वगैरह तो लिया ही, साथ में मलिक काफूर ने रामचंद्र को भी दिल्ली ले गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस राजा रामचंद्र से बहुत प्रभावित हुआ और इसे रायन की उपाधि दिया, रायन की उपाधि दिया रामचंद्र को, और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर वापस भेज दिया, जाओ तुम हमारे मित्र के रूप में शासन करो। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के विजय अभियान के लिए टैक्टिस, डिप्लोमेसी का सहारा लिया। मतलब दक्षिण विजय के लिए क्या, देवगिरी के राजा को उसने अपना वफादार बना लिया, और इसी देवगिरी के राजा की सहायता से मलिक काफूर ने अन्य दक्षिण के राज्यों को भी जीता, है ना। देवगिरी को जीतने के बाद होयसल राज्य के राजा, यहाँ राजा था देवगिरी को जीतने के बाद वारंगल यहाँ काकातिया डायनेस्टी, काकातिया वंश, और इस वंश का यहाँ राजा था प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर ने इसको भी परास्त कर दिया, काकातिया को भी परास्त किया। और जब काकातिया राजा प्रताप रुद्रदेव हार गया तो प्रताप रुद्रदेव ने अपने ही कद की एक सोने का मूर्ति जिसको पिंजरे से बांधा हुआ मलिक काफूर को भेंट कर दिया। कहा कि जाओ आप अलाउद्दीन खिलजी को दे देना, और काफी सारा धन। मतलब एक तरह से प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार। अगला आक्रमण था, ये तो 1307 में, फिर 1309 में, और फिर 1311 में। कहाँ, द्वार समुद्र, होयसल डायनेस्टी। यहाँ का राजा था वीर बल्लाल, इसको भी परास्त किया वीर बल्लाल, इससे भी काफी सारे धन मिले। और सबसे दक्षिण में था माबर प्रदेश में यहाँ पांड्य शासक में देखेंगे तो यहाँ 2 भाई, है ना, सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई चल रही थी, और इसी लड़ाई का फायदा उठाया मलिक काफूर ने। जब सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से मदद मांगा तो मलिक काफूर ने सुंदर पांडे के लिए वीर पांडे के साथ युद्ध किया, लड़ा, और फिर इनको भी परास्त किया, और यहाँ से भी काफी सारा धन प्राप्त। इस बीच देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई 1312 ईस्वी में, और यहाँ का शासक बना शंकर देव। जब शंकर देव शासक बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को उखाड़ फेंका, भैया हमें नहीं किसी के अधीन रहना है। तो इस समय वापस मलिक काफूर ने
देवगिरी पर आक्रमण किया और शंकर देव को परास्त कर दिया और देवगिरी को सल्तनत में विलय कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ देवगिरी को विजित किया, मतलब सल्तनत में मिला, बाकी सारे राज्यों को सिर्फ नाम की अधीनता स्वीकार कराया और इनको कहा कि आप वार्षिक नजराना कर हमें देते ही रहना। यह अलाउद्दीन खिलजी की एक दूरदर्शितापूर्ण नीति थी। वो जानता था कि दक्षिण पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, इसलिए दक्षिण के राज्यों को से परास्त किया, उनको अधीनता स्वीकार करवा लिया और उनसे वार्षिक नजराना लेता रहा, है ना। इसमें देखेंगे सबसे दक्षिणतम राज्य था माबर, इसको तो कभी पूरी तरह से इसको जीत भी नहीं पाया अलाउद्दीन, है ना। बाकी इनको इनके साथ कि भाई आप वार्षिक नजराना दो और केवल देवगिरी को सल्तनत में मिलाया था, ठीक है, वो भी फिर वापस स्वतंत्र। तो ये दक्षिण भारत का विजय। कहते हैं कि दक्षिण विजय से अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी सारा धन मिला था, सोने चांदी मोती बहुत सारे, यहाँ के खूब सारे धन, तो लूट से काफ़ी सारे धन प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान पूरा। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी अस्वस्थ रहने लगा, बीमार रहने लगा, तो मलिक काफूर ने इसका फायदा उठाया भरपूर। कुछ ऐसे भी स्टोरीज हैं कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को स्वीट पॉइजन देकर तो मार दिया। जो भी हो, कुल मिलाकर अंतिम समय में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। और यही वजह है कि हम देखते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी मृत्यु सैया पर रहता है, जब लास्ट स्टेज में आता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के कई पुत्र हैं, लेकिन उसमें से अलाउद्दीन खिलजी ने एक नाबालिग को, शिहाबुद्दीन उमर को, जो कि बच्चा है, उसको अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता कि मेरे मरने के बाद शिहाबुद्दीन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के बड़े जवान बेटे थे। लेकिन शायद मुबारक मलिक काफूर का यहाँ प्रभाव रहा होगा इस चयन को लेकर, इसलिए अलाउद्दीन शिहाबुद्दीन, ताकि मलिक काफूर को अगर अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर बनेगा शासक, तो शिहाबुद्दीन उमर को आसानी से हम, ऐसा ही हुआ कि जब मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई तो मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाना था, उसको मार दिया, खुद शासक बन बैठा और अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्रों को या तो मार दिया या फिर प्रिजनर बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी के सारे पुत्रों को मलिक काफूर ने मार दिया सिवाय एक के, मुबारक खिलजी, उसको प्रिजनर बना लिया। तो कुछ दिन तक मलिक काफूर ने भी सुल्तान के रूप में शासन किया अलाउद्दीन की मृत्यु 1316। बाद में मलिक काफूर को भी मुबारक खिलजी, जिसको कैद कर लिया था, अन्य तुर्कों अमीरों की मदद से मुबारक खिलजी उसके कैद से बाहर आया और तुर्कों की सहायता से, अमीरों की सहायता से मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर का भी सफाया कर दिया और खुद मुबारक खिलजी। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी के राजनीतिक विजय वगैरह। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को भी हम लोग देखते हैं।